आप कोई बात करना चाहें? असल में एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने मतलब टॉपिक रखा था कि पाकिस्तान में उसका रद्द अमल जो है वो क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी अब तक की थिंकिंग है इसके ऊपर, कि पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है उसने कभी भी रद्द अमल नहीं दिया। हमने बहुत अर्ली देखा कि जो हैदराबाद ढक्कन का वहाँ पे मामला हुआ, जूनागढ़ का हुआ, उसके बाद मुसलमानों के साथ जो भी होता रहा, तो रूलिंग एलीट की तरफ से कभी भी वहाँ पे नहीं आया। उसमें दो फैक्टर्स आते रहे हमेशा, एक जो है वो मजहबी तंजीमें जो है वो खुल के आती रही, और दूसरे वो लोग थे जो इंडिया से हिजरत करके आए थे और उनकी तरफ से रद्द अमल। अब ये दोनों फैक्टर जो है, जो इंडिया से हिजरत करके आए थे, अब उनकी तीसरी और चौथी नस्ल आ गई है। उनके वो रवाबित जो थे, ज़ाहिर जो वो जो मोहब्बतें थी या वो जो एक एसोसिएशन थी वो कमजोर पड़ गई, एक कमजोर पड़ गई, दूसरी मैनेज हो गई ना। अल्ताफ भाई साहब आके तो उन्होंने भी वो कर लिया। वैसे भी मतलब अब चौथी नस्ल में जो है ना, वो दादा के कज़न थे वहाँ पे या दादा के भाई थे, तो उनके साथ तो वो एफिलिएशन नहीं रही उसकी पोते की जो यहाँ पे। मेरा ख्याल है फिर भी कुछ ना कुछ तो रहती है। यानी देखें ना, बनी इसराइल के दिलों में फ़लस्तीन की मोहब्बत जो है ना 300 साल बाद भी थी। ठीक है, वो यानी वो निकली नहीं थी, वो 300 साल बाद भी थी। तो ये बिल्कुल तो ख़त्म होना शायद मुमकिन। देखें मतलब जो लोग कश्मीर से हिजरत करके आए उनके दिलों से नहीं जाएगा, ठीक है। जो यहाँ से इंडिया में चले गए उनके दिलों से नहीं जाएगा। यानी एक जगह पे आप एक दफ़ा आज़ादाना गए हो ना, और उसके बाद उस जाने पे आप पे पाबंदी लग जाए, तब भी आपके लिए वो बहुत मुश्किल होता है उसको वो करना। तो असल में ये समझ लें कि उसको भी मैनेज किया गया, उसको बिल्कुल मैनेज कैप किया गया है, मर्जी की लीडरशिप लाई गई है, मिस डायरेक्ट किया गया है, जो कराची में हो रहा है। कराची में अच्छा, मजहबी जो तबका है जो मेन स्टेक होल्डर रहा है इसके अंदर, अब की सूरत हाल में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, खुसूसन कश्मीर के हवाले से जो 5 अगस्त के बाद के इक़दाम थे, तो मुझे ये वहाँ पे नज़र आया कि दोनों जो सेक्ट हैं, देवबंद और बरेली, वो खुल के हिंदुस्तानी इक़दामात की बैक पे खड़े हुए हैं। आप ये देखें कि जब 5 अगस्त का वो वाक़या होता है, तो उसके ऊपर जो अरशद मदनी साहब हैं वो जनेवा जाते हैं, वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो मतलब बाकी मुस्लिम दुनिया को वो एक शट अप कॉल देते हैं कि आपने इसके ऊपर नहीं बोलना, ये हमारा मसला है, हम हल करेंगे। अच्छा, तीनों बल्कि अहले हदीस जो है मकतब फ़िक्र, उसने भी वहाँ पे किया कि वो भी खुल के हुआ। आरएसएस के साथ उनकी मुलाकातें हुई, मोहन भागवत जो थे उनके लीडर, उनके साथ उनकी वो मेहदी सल्फ़ी साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई, ये मदनी बरादरान जो है इनकी मुलाकात होती है, और फिर बरेलवी मकतब फ़िक्र को चूँकि वहाँ पे वो दरगाह अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नशीन हैं वो हमेशा लीड करते हैं, तो वो भी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी शामिल थे वो। तो पाकिस्तान में उनके जो एफिलिएटेड लोग थे वो चूँकि यहाँ पे हैं, तो इसलिए वो कभी भी जो है ना उनके अगेंस्ट जाएंगे, वो जाके वो नहीं कर रहे। अब इसमें एक फिर मकतबा फ़िक्र बचता है जो तहरीकी है, जिसने हमेशा किया, लेकिन तहरीकी मकतबा फ़िक्र को ऐसा लग रहा है कि पिछले जैसे जमात इस्लामी है, तहरीक इस्लामी है, तंजीम इस्लामी है, या इनके जो इर्द गिर्द मुज़ाफ़ात जो है इनके जो है वो है। लेकिन यहाँ पे जमात इस्लामी का तो एक जो है ऐसा नज़र आ रहा है कि वो सियासत के अंदर उसको ये बात उसकी घुट्टी में अब डाली जा रही है कि भाई ये फ़लस्तीन और कश्मीर, इसके ऊपर आपने तवानाइयाँ बहुत ज़ाया कर दी हैं और सियासी मैदान में आप पीछे रह गए, तो अब ज़रा लोकल इश्यूज़ के ऊपर आएँ। तो ये एक बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है कि अब वो उस तरीके से कश्मीर के ऊपर भी उनके वो नहीं रहा, ना फ़लस्तीन के ऊपर रहा। मुजाहरे हुए हैं पिछले अरसे में जब वहाँ पे हुई है, लेकिन एक वो जो पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज करने वाली जो कैफियत होती थी वो अब देखने में नहीं नज़र आ रही। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर तो बाकी कोई बचा ही नहीं है कि जो इसके ऊपर आवाज़ उठा सके या सामने आ सके। भी तो एक होती थी कोई जो देखें, मतलब नवाए वक्त होता था, मतलब इस तरह की चीज़ों पे, और कहीं से कुछ हो ना हो नवाए वक्त लीड करता था। और फिर ये कि जैसे लाहौर में कुछ वो पुराने बच्चे खुचे जो भी उस तरह उस जहन के लोग होते थे मुस्लिम लीगी, तो वो कोई ना कोई हरकत कर लिया करते, कोई सेमिनार हो गया, कुछ मतलब टॉक हो गई, कोई इस तरह की चीज़ें। फिर उनके ज़ेरे असर कुछ साफ़ी होते थे जो उन चीज़ों को ज़रा थोड़ा फैला दिया कर। इस दफ़ा बिल्कुल मतलब खामोश। ये एक बड़ी
दिलचस्प सी कहानी है कि वाकई ऐसी सूरत हाल आ गई है। मतलब नवाए वक्त का आपने जिक्र किया, तो मजीद निज़ामी साहब के बाद जो नवाए वक्त है वो उनकी लेपालक बेटी हैं रमीज़ा निज़ामी, तो उनके हाथ में है। और जब उन्होंने इसको टेक ओवर किया तो सबसे पहले तो उन्होंने वो आरिफ निज़ामी साहब को इससे फारग किया। खैर उनकी बाद में डेथ भी हो गई, लेकिन वो इससे निकले। और आपको के लिए शायद ये कोई हैरत की बात हो कि इस वक्त नवाए वक्त की जो एडिटोरियल कमेटी है उसकी हेड जो है वो मारवी सरमद साहिबा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जो है उनसे इस किस्म भी रजीम चेंज हो चुका है, तो उस पे हो गया। अब वो ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो सहाफ़ी होते थे, मतलब हम नाम लें अगर तो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब हैं, जो बड़े खुल आते हैं, जो जिंदा हैं। लेकिन उनका भी मसला ये है कि अब वो 75-80 साल की उम्र तक वो पहुंच चुके हैं, अब वो एक्टिव रोल नहीं है। मतलब उर्दू डाइजेस्ट पूरे का पूरा उनकी अगली नस्ल को मुंतकिल हो चुका है। और तो और चीज़ें तो हमारे ओरिया साहब को भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। ओरिया साहब के लिए मसला ये है कि वो यहाँ बस ज़्यादा जो है मसरूफ है। ओरिया साहब हो गए, जैद ज़ुबान हामिद हो गए, ये वाली जो पूरी लॉट होती थी जो बहुत हिंदुस्तान के मामला। असल में इसमें ये तो इशारा और तरफ है ना कि हिंदुस्तान से नफरत जो है ना वो चीज़ आमादा करती थी, या हिंदुस्तान का खौफ इस चीज़ पे आमादा करता था कि हम सेक्रीफाइस करें और मतलब और कंट्रीब्यूट करें, मज़ीद डिफेंस बजट बढ़ाएं। तो इसके लिए फिर इस तरह के लोग वो लाए जाते थे ना हरकत में। अब वहाँ भी खामोशी है, यानी ये जिस बैतुल मामूर से इनको वही जाती थी, और वहाँ भी फरिश्ते जो है ना कहीं मतलब सो गए हैं। नहीं, उन्हें मालूम है कि अब मईशत की हालत ऐसी है कि मजीद बजट में इजाफा नहीं हो सकता, तो इनके ऊपर जो बजट लगना है कम अज़ कम वो तो बचा लिया जाए। अच्छा सर, आप एक तरफ देखें कि मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है इंडिया में, इसके अलावा साथ में आप देखें तो अदर मिनॉरिटीज़ भी हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं और सिख हैं। और इंटरनेशनल एजेंडे में जो ग्रेटर पंजाब का जो नक्शा दिया जा रहा है, उसमें रिसेंटली अभी देखें कि एक वो जो सिंगर है जो एक मेंबर भी था आई थिंक पार्लियामेंट का जी, तो उसको कत्ल किया गया। और उसके रिएक्शन में आप अगर ट्विटर के ऊपर जाके जो उनकी वीडियोस हैं, जो सिख यूथ है उसकी वीडियोस देखें तो उनके अंदर ना एक लावा पक रहा है। जो मतलब कि जो उनके जो कमेंट्स थे कि भाई जैसे ही सिखों से कोई इम्प्रूव करता है, जो मिनॉरिटीज़ हैं मतलब कि जो लोअर तबका है, उससे जो भी कोई ऊपर आता है तो उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तो ये देखें तो आलमी एजेंडे में मतलब कि एक तरफ तो जाहिर बात है मुसलमानों का भी मामला हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखें जैसे सिखों के अंदर भी जो है ना वो जो है क्या नाम है इसका नफसियाती जो मतलब सिख भी वहाँ की जो भी एक लार्जर पार्टी है उससे नाला हैं, और उनके अंदर भी एक यानी अपनी वो जो भी इज्तिमाइयत है उसको बचाने के लिए एक मज़ामत जन्म ले रही है। यही कहना चाह रहे हैं, ऐसा है। देखिए ये तो वही बात हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि ये जिस तरह की ये बरमन की बालातरी चाह रहे हैं ना, उसके नतीजे में हम जो हिंदुस्तान के टूटने की पेशनगोई कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना कि ये तो हर तरफ होगा। ये अल्टीमेटली ये सारी जो अक़लियतें हैं ये एक प्लेटफार्म पे जमा होकर ये मरकज़ को तहस नहस करके थ्रेश वो कर देंगे, ये होगा। इस पे फिर हम कभी खुल के बात कर लेंगे। अभी ज़रा चले हम अपनी तरफ फोकस रहते हैं, अपने मुल्क की तरफ, कि हम इस पर क्यों नहीं बोल पा रहे, जबकि हमारी तो ज़िंदगी और मौत का मसला है, और हम दुनिया में इस मामले में इंडिया को जलील कर सकते हैं, उसको एक रोग कंट्री करार दिलवा सकते हैं, कम से कम रायामंद दुनिया की बना सकते हैं। वो स्टेट की जब वसाइल इस्तेमाल होते हैं तो आप वो वीडियोज़ और वो सारी चीज़ें आप हुक्मरानों तक ना लेके जाए ना, आप आवाम में थ्रो करें, और उसका नतीजा जो निकलेगा देखें, अरब आवाम किस तरह आपके पीछे आ जाएगी, उसका दबाव उनकी हुकूमतों के भी ऊपर आएगा। मगरिब में देखें वो जो बच्ची थी जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, वो मुस्कान, वो जो बात फैली है, तो आपको मगरिब की पब्लिक से कितनी बड़ी सपोर्ट मिल गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्लोबल विलेज के इस दौर में आप अगर बातों को सिर्फ फैला दें जो इस तरह के जुल्म हो रहे हैं, तो नौ इंसानी उस पर रिएक्ट करती है। यानी आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है एज ए स्टेट कि आप इसको एक मास कैंपेन चला के पूरी दुनिया में
हिंदुस्तान को नाक रगड़वा दें, उसको अछूत बना दें, उसको एक घटिया मुल्क साबित कर दें, ये बता सकें आप दुनिया को कि यार ये तो कोई सिविलाइजेशन का इनको कोई हवा भी नहीं लगी है, आप कुछ भी नहीं करना। सफारती सतह पे क्या हो रहा होगा, वो क्या है उसका तो कोई पता ही नहीं ना। लेकिन जो आप प्रोपेगेशन की सतह पे, मीडिया की सतह पे जो कर सकते हैं, जो हमें नजर आ, वो कुछ भी नहीं हो रहा। यार आप बयान भी नहीं दे पा रहे हैं, आपके दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में कोई जिक्र नहीं आ रहा, आपकी जो है ना वो किसी ट्वीट में कोई जिक्र नहीं, किसी सरकारी ट्वीट तक पे कोई जिक्र नहीं है। ये बड़ी अचंभे की बात है, और ये तजाहुल आरफाना है या तजाहुल जाहिलाना है, ये असल में हमने समझने की कोशिश करनी है। जी भाई। सर ये जो है ना, अभी देखें इंडिया जो है वो सिफारती सतह के ऊपर भी बहुत एक्टिव है, और उन्होंने इवन पाकिस्तान का नाम जो फेटफ की ग्रे लिस्ट में आया उसमें इंडियन लॉबी का बहुत बड़ा किरदार था, और ये सारा बहुत प्लान के साथ ये करते हुए चले आ रहे थे। दूसरा, पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, आपको पता है, और वो मेंबर क्यों नहीं बन सका? एक तो ये है कि हमारी ये नोज डाउन इकोनॉमी है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उसमें इंडियन लॉबी का भी बहुत इन्फ्लुएंस है G20 के अंदर। अच्छा, G20 में वो ममालिक भी हैं, जैसे अभी इन्होंने नाम लिया कतर, कुवैत, इन ममालिक ने इंडिया को ये जो ब्लास्फेमी वाला इशू है इसके ऊपर टफ टाइम भी दिया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने G20 का नेक्स्ट समिट अनाउंस कर दिया है कि हमारे यहाँ होगा, और कश्मीर में अनाउंस किया, कश्मीर में, जो कि ऑलरेडी एक UN के चार्टर्ड के तहत आपको पता है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और फिर उसके अंदर आर्टिकल वो 370 है, जिसकी वजह से वो उसका एक स्टेटस मजीद जो है ना वो डिस्प्यूटेड हो गया है वहाँ पे, उसके बावजूद धड़ल्ले से वो कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम देखते हैं तो हमारा फॉरेन ऑफिस उसने एक बड़ा छोटा सा एक बयान दिया कि जी ये बहुत ही बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये बड़ी ये है और वो है। हालांकि यही वो चीज़ है जिसको आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसी एक पॉइंट को ही अगर वो पकड़ लेते हैं तो इंडिया को अच्छा खासा इस पर टफ टाइम दिया जा सकता था और दिया जा सकता है, लेकिन शायद पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि किन मसलहतों का शिकार है। अच्छा, इंडिया की थोड़ी सी इकोनॉमी को भी देखें तो इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी के तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट्स करता है USA को, उसके बाद चाइना है, तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, और चौथे नंबर पर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। इंडिया डिपेंडेंट है, ज़ाहिर इंडिया को भी डॉलर्स चाहिए, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उन्होंने उन चीज़ों को भी सेटल करना है। तो इंडिया के लिए बहरहाल इतना आसान नहीं है कि ये जो सारा कुछ वो एक जीनोसाइड प्लान या ये सारा कुछ वो बना रहे हैं और ये इसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असल में देखना ये है कि ये जो जिस तरह आपने कहा था कि ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनकी हिफाजत करेगा। हम अगर मतलब उनका फिज़िकली जाके कोई हेल्प नहीं कर सके तो हम तो सिफारती सतह पे भी कुछ नहीं कर रहे, मतलब ये बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंस है। और इसके साथ साथ जो एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चलें उसके ऊपर मैं बाद में बात होती क्योंकि इसी से रिलेटेड आप कोई बात करना चाह रहे हैं। जी असद भाई, इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा खोलना भी चाह रहा हूँ और आगे बढ़ाना भी चाह रहा हूँ। जो खालिद साहब ने बात की कि वो जो हमारी दुम नीची कर दी गई है, सर फिर हम ज़रा खुल के बात करते हैं कि एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक साजिश यहाँ पे ब्रीड की गई है। 9/11 के बाद या 2001 के बाद तो हमें उसकी बड़ी फास्ट पेस एक प्रोग्रेस नज़र आती है। देखिए, ये कोई फिर अनयूजुअल बात है कि हमें हर फ्रंट के ऊपर जो है वो बाहैसियत एक नेशन डिमोरलाइज भी किया है। अगर इदारों की सतह पे देखा जाए तो हमें डिसफंक्शनल भी किया है, और सारे इदारे उसमें शामिल हैं। और पॉलिटिकली अब एक केओस और कौम को डिवाइड करने का भी एक पूरा सिलसिला चल रहा है। तो फिर हमें ये बात भी देखनी होगी ना कि जो डिस्ट्रक्शन की जो हम गेम प्लान कहते हैं, वो गेम प्लान फिर यहाँ पे क्या डिप्लॉय हुआ है। देखें, मईशत को मुनज़्ज़म तरीके से आपने यहाँ तक पहुँचाया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने इस पर बल्कि प्रोग्राम भी किया असद भाई। 2019 में जिस वक्त ये IMF के पास जा रहे थे तो उस वक्त सर हमने ये बात कितनी प्रोटेस्ट की थी कि ये 6 बिलियन जो IMF के हैं इसकी हमें कतई ज़रूरत नहीं है, और अगर हम ये 6 बिलियन रेज करना चाहें तो ये तो हम अपनी रियल एस्टेट से कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो बात की कि लैंड रिफॉर्म करने हैं, एग्रीकल्चर में हमारा फ्यूचर है, मतलब ये है कि सोल्यूशंस की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने जानबूझ के अपनी जो गर्दन है वो जाके उनके हाथ में फंसाई। उसके बाद जिस तरह इदारों को यहाँ कमज़ोर किया गया,
आज हमारा सबसे मुनज़्ज़म इदारा जो कि ज़ामिन है सिक्योरिटी का पाकिस्तान, उसका क्या हाल हो रहा है? उसकी देखें, जिस वक्त उस इदारे का अपना किरदार वो एक तरफ, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन इदारे के बारे में वो एक तरफ। अगर आप पूरे इदारे को एक मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर करेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट ये आएगा कि जब इंडिया में वो सब कुछ होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं होगी। फिर कौम को आपने कर दिया डिवाइड, फिर उनको कर दिया रोटी पानी के चक्रों में परेशान, ना बिजली है, लोगों को अपनी मईशत की पड़ी हुई है। फिर सर सारे के बाद डीमोरलाइज्ड कौम, डीमोरलाइज्ड कौम जो है वो कभी भी किसी चीज़ के ख़िलाफ़, ना अपने एग्रेशन के ख़िलाफ़ ना किसी और के एग्रेशन के ख़िलाफ़। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर तो हमें पहले देखना चाहिए कि जो इतनी मुनज़्ज़म साजिश हमारे मुल्क में हुई है वो कैसे हुई है, वो किसने की है, वो कहाँ से आई है और वो हमें कहाँ लेके जा रही है। तो हमें इन चीज़ों का जवाब मिलेगा तो इंडिया की मदद के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी खामोशी प्रोग्राम का हिस्सा है, स्कीम का हिस्सा है, ठीक है, प्लान का हिस्सा है। यही बात हुई ना? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही लगता है। जी मैं एक बात और करना चाह रहा था, ये मेहताब भाई इसको मीडिया के हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पे और न्यूज़ में जब हम ट्रेंडिंग देखते हैं, अमेरिका जब गया है अफ़गानिस्तान से, तो इन्होंने अपने जो मीडिया के ऑफिसेस थे वो वापस ले जाने के बजाय ज़्यादातर न्यू दिल्ली शिफ्ट किए, और ख़ासतौर पे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये और गूगल भी उसमें शामिल है, सर्चेस जिसके अंदर मेन ट्रेंडिंग आती है। इन सब के ऊपर इंडिया का कंट्रोल है। और जब आप पाकिस्तान के बारे में ट्रेंड्स सर्च करते हैं तो आपको टॉप ट्रेंड्स जो हैं वो इंडियंस के ही नज़र आते हैं। और इवन अगर आप इस हद तक, उसमें भी फाशिज़म आ चुका है कि आप कश्मीर के हवाले से कोई फेसबुक पे पोस्ट कर दें, यूट्यूब पे कोई पोस्ट कर दें, ठीक है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। और ये हमारे मेहताब भाई बैठे हुए हैं, कितनी दफ़ा मेरे ख्याल में ये तो हर हफ्ते शायद ब्लॉक होते हैं और कितने लोग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसको ये देखें कि इसको कितना प्लान तरीके से वो लेके चल रहे हैं कि हमने किस तरीके से ये करना है काम। हमारे यहाँ जो लोग हैं, मतलब एक आम आदमी है, या इस वक्त जो सूरत हाल, वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो हमें एक नए खिलौना हमारे हाथ में पकड़ा दिया है कि जी ये साजिश हुई है या नहीं हुई है, और जनाब कौन सी पार्टी सही है कौन नहीं है, ये देखें कि जो हमारा दुश्मन है वो कितने प्लान तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हर सतह पे, चाहे वो सिफारती महाज हो, चाहे वो सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंडिंग का महाज हो, चाहे वो मईशत हो, ठीक है, वो हर सतह पे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और आप हैं कि वो एक अपनी वो लगाई हुई, आपने सुलगाई हुई है, और बस नेहरू जो है ना बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। सर मैं इसको अगर जोड़ूं, वो हम जिस किताब का अमूमन जिक्र करते हैं, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किंस की, सर उसमें क्या मॉडल है? उसमें एग्जैक्टली यही मॉडल है कि जिस वक्त आपने टारगेटेड मुल्कों को करना होता है, उससे कुछ मकसद हासिल करना है या अपनी, तो वो जो सारा प्रोसेस है, भले वो रिजीम चेंज हो, सिविल वॉर हो, फलाना, सर सबसे पहला जो हरबा होता है वो होता है कि रूलिंग एलीट को अपने काबू में करो। और रूलिंग एलीट को काबू करने का तरीका ये है कि उनको करो करप्ट, उनके मफाद जोड़ो। उसके मफाद में क्या है? पैसा है सर। वही जो 2001 के बाद यहाँ शुरू हुआ ना, बिल्कुल, जिसको हमने अभी क्लियर किया कि ये चक्कर मफादात के साथ जोड़ दो उन्हें। तो सर वो तो देखें, उसका उस बंदे का तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है ना। उसने तो इनके गेम प्लान मोडस ऑपरेंडी को खोला है कि कुछ 14 मुल्कों में इन्होंने क्या वारदात की। अच्छा, हम अपना का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, खासतौर पर 2001 के बाद, तो जो शख्सियात ने एंट्री की है, चाहे मईशत या फाइनेंस के एरिया के अंदर या फिर पॉलिटिकल मनूवरिंग, उसमें चाहे अस्करी है या नॉन अस्करी है, डायरेक्शन एक ही है। आपको आपके जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था, भले वो किसी मद में हो, वो आपकी पैरामिलिट्री टाइप चीज़ भी हो, आपकी जिहादी तंजीमें भी हों, या फिर आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, हर फ्रंट पे आपको मुनज़्ज़म तरीके से वीक किया गया। तो साजिश तो ज़ाहिर नज़र आती है कि इट इज़ नॉट एज सिंपल। वो जॉर्ज पर्किंस वाला पूरा मोडस ऑपरेंडी देखें तो मुल्कों की डिस्ट्रक्शन के पीछे असल हाथ जो है वो रूलिंग एलीट का है। और रूलिंग एलीट में भी सबसे आसान कंट्रोल वो है कि चंद अफराद वो आपके काबू में हो, तो आप पूरी नेशन 22 करोड़ की कौम को कौन काबू करेगा? वो जो एक छोटी सी एलीट है उसको अपने काबू में कर लें। और सबसे बड़ा वेपन ही करप्शन है। नंबर 1 टूल जो होता है वो करप्शन होती है। करप्शन से फिर वो जो मैनिपुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद जो एजेंडा देते जाएंगे वो एजेंडा हम सब
तो हम यहाँ तक फिर इतफाकन तो नहीं पहुंचे. देयर इज अ पैटर्न बिहाइंड ऑल दिस. सर 67 में बिन गौरियान ने जो अपने लिए ख़तरा, मतलब अरबों को तो उसने कहा था ना कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ख़तरा है तो पाकिस्तान से, एक उसकी नज़रियाती असास से और दूसरी उसकी अस्करी ताकत से. तो नज़रियाती एहसास से मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता दूर किया गया, फिर मुल्क तोड़ा गया 71 में, और फिर अस्करी ताकत को जो है ना वो मफादात का असीर किया गया, उन्हें कारोबारी बनाया गया. यानी ये यहूदी से ज़्यादा कौन जानता होगा कि कारोबारी बंदा लड़ाई नहीं करता, ठीक है ना, वो मुज़ाकरात करता है, वो डील करता है. वो हमारी इंटेलिजेंशिया हर दफ़ा नवाज शरीफ साहब को जो है ना हीरो बनाती है, इनकलाबी बनाती है, और वो जब उनको एक जगह पे पहुंचाती है वो डील करके तो सीधे हो जाते हैं. भाई ये कारोबारी बंदे का तो तरीका ही यही है. आप एक मतलब गैर मुतवक्के चीज़ जो है ना वो तो उसकी तवक्को लगा के बैठे हैं, तो उनको कारोबारी बना दिया. अब आप उनसे जंग कैसे उसकी तवक्को रख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमारे मुल्क में कारोबारी कंपनी कोई ज़्यादा जो है ना हमारी अस्करी इदारे से बढ़कर बड़ी हो. मैं इसको जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त, इसमें एक चीज़ मतलब किसी ने डिस्कस किया था एक महफिल में, तो वो चीज़ मुझे बड़ी क्लिक की. उन्होंने कहा कि आप देखें कि जो इराक़ था ये सबसे बड़ी पावर थी मिडल ईस्ट की. जी बिल्कुल बिल्कुल. और बहुत मुनज़्ज़म थी, आर्मी जो है वहाँ पे उसका एक ऐसा कांटा था जो चुप सकता था. यही चीज़ पाकिस्तान के साथ जो हुई है वो करगिल वार में हुई है. अगर आप देखें उसको कि कहा गया कुछ लोगों को आप वहाँ पे करें, जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे हम फ़ौरन आ जाएंगे और आके तो इस मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, उसमें मामला सारा. हत्ता कि वो लोग इतने मतलब कन्विंस थे उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को या अपनी जो भी मतलब उनकी इवन एयरफोर्स और नेवी भी इसके अंदर जो है ना ऑन बोर्ड नहीं थी, उसको भी बाईपास. उन्होंने कहा कि ये तो हो गया है, ठीक है, और वो वहाँ पे पहुँच गए. जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो फिर कोई भी नहीं आया, अपने खुशखबरी देंगे, हाँ वो हो गया, तो सब राजी हो जाएंगे. तो उसके ऊपर जब वहाँ पे हुआ तो फिर कोई भी रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया. यहाँ पे कि आपकी नाक रगड़वाई गई वहाँ से, फिर आप मजबूर हो के आपने किया. उसके बाद आपका वो जहादी फ्रिक्शन जो था उस पूरे को डिस्ट्रॉय उसी के थ्रू, और वही था जो इंडिया के साथ आपने सीज फायर की, उनको बाड़ लगाने की पूरी आपने आज़ादी दी और वो मजबूर वहाँ पे कर दिया गया. और बल्कि ये कि उसी से तो फिर मार्शल लॉ बरामद, मार्शल लॉ बरामद अब इसे देखें ना कि किस तरह डिराइव करके वहाँ पे आप लेके आते हैं कि मुशर्रफ के सर्वाइवल का मसला हो गया. अगर वो मार्शल लॉ नहीं लगाता तो वो हैंग होता है. ना सिर्फ वो हैंग होता बल्कि 5-6 और लोग और भी होते साथ. तो ये तो उनकी जरूरत बना दी गई, सर्वाइवल का मसला हो गया कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाना है. अब वो जब लगा के आ गए, अब आप अगली भी देखें ना तो क्लिंटन फासले पे खड़ा हो गया, उसने लिफ्ट कराना ही छोड़ दी, यहाँ तक कि उसने इंडिया का 7 रोज़ा दौरा रख लिया और यहाँ आना ही उसने जो है ना वो इनकार कर दिया, बड़ी मेहनत मशक्कत करके उसको यहाँ लाने की वो. तो अब जब 9/11 किया गया तो यानी इनके लिए पहली दफ़ा खिड़की खोली गई. नाराज अम्मी जो है ना उसने पहली दफ़ा आपको सैंडविच दिखाई 2 साल भूखा रख के, तो फिर जो आप लपक के गए रात 12 बजे, तो उसके पीछे पूरा एक प्लान था. बिल्कुल सही बात है आपकी जी. तो मतलब वो कहने की बात सिर्फ ये थी कि मतलब पाकिस्तान के अंदर भी वो जो पूरा प्रोसीजर था वो वही वाला पैटर्न जो पहले से आजमूदा पैटर्न था उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया और उसके थ्रू पाकिस्तान का वो इराक वाली चीज को यहाँ पे भी उसी तरह से लेके और फिर उसी तरह गर्दन पकड़ ली जैसे सद्दाम की पकड़ ली थी यहाँ पे. और अब हम यानी कुछ कहने जोगे नहीं है, बेबस हो चुके हैं. यानी जो हमारी बहस थी उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त हम बाई आर्डर वो काम, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं. अच्छा, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं ना, क्या ये मसले का हल है? क्या इसमें हम सरवाइव कर सकेंगे? हम चुप रह के बच जाएंगे? हरगिज़ नहीं, जाहिर सी बात है. तो ये तो यानी हमारी सर्वाइवल तो अब यानी जिस कैफियत में भी हैं उसमें चीखने में है, चिल्लाने में है, लड़ने में है, ठीक है ना, या वो क्या है कि कुछ करके मरे. वही जो आपने वो जो बात नसीरुद्दीन शाह वाली बात थी कि 25 करोड़ वो हैं, 25 करोड़ हम हैं, 25 करोड़ बांग्लादेश में भी हैं, तो 75 करोड़ कम से कम 75 करोड़ों को मर के तो मरे ना.
या आपने मरना है उस तरह से जैसे वो जब तातारी आए थे तो वो सरदार साहब तलवार लेके हाँ जी मैं तलवार लेके आता हूँ, आप ज़रा खड़े रहें, मैं घर में तलवार रह गई है, मैं उसको लेके आता हूँ और आके आपकी गर्दन काटूंगा, तो आपने जब तक खड़े रहना है इधर से, फालिन रहना, चूँकि अल्लाह की रज़ा इसी में पढ़ाया गया था ना उससे पहले। अब ये तो खैर तारीख का एक अलग चैप्टर है ना कि ये उससे यानी 40 साल 50 साल पहले गजाली साहब का दौर है ना, तो ये रज़ाए इलाही वाला ये वाला तस्वुर कि आपने तकदीर के आगे गर्दन यूं करके डाल के रखनी है, तो ये तो उस दौर में यानी बाकायदा जो है ना एजुकेट किया गया है, नर्चरिंग हुई है इसकी, और फिर उसका वो नतीजा था कि यानी ये आप ये सोचें ना कि सर्वाइवल और इंस्टिंक्ट टू लिव ये कितनी एक हर जानदार में होती है, वो उस पर वो अटैक भी करता है अपनी जान बचाने के लिए, भागता भी है, मतलब फ्लाइट भी उसके अंदर आती है, काउंटर अटैक भी आता है, डिफेंस इज बस ऑफेंस, ये हर जानदार में होते हैं। ऐसे ही ना आप उन लोगों का तस्वुर करें कि जो जिनको कहा आप खड़े रहो, मैं घर जाता हूँ, घर से तलवार लेके वापस आऊँगा, आके तुम्हें कत्ल करूँगा, तुम नहीं, वो उधर ही खड़े हैं। ये नर्चरिंग के बगैर तो नहीं हो सकता ना। हमारे इनकलाबियों का डंक भी तो ऐसे ही निकाला, सबका ऐसा ही है, यही हमारे मुल्क के साथ हो रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे मुल्क के साथ हो रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, बोलते नहीं है। ये तो इंतहा दर्जे की बुज़दिली, मस्कनत, ज़िल्लत, ये उसका मज़र है। यार आप चीखो तो सही, चिल्लाओ तो सही, वो भी नहीं कर पा रहे। तो यानी एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई हमारा सर्वाइवल इसमें नहीं है कि चुप रहें, अगर बचना है तो शोर मचाना पड़ेगा, बचना है तो कुछ करना पड़ेगा, वो हाई टाइम है कुछ करने का। तो एक बात तो ये हो गई, अब करें तो क्या करें। अच्छा सर, इसमें देखें, एक तो वो डाउन करने वाली बात, असल में तो क्या है ना कि देखें स्ट्रैटेजी है कि नाउमीदी फैलाओ और इतना मायूसकुन हालात कर दो कि कौम के अंदर वो कोई जज्बा या कोई उम्मीद की। अब मैं सर चाहता हूँ कि मैं उम्मीद की किरण ढूंढूं। मेरा सर अभी एक जो कहते हैं ना कि एक सवाल ये है कि अभी तक हमने जितनी बातें की ख़ासतौर पे पाकिस्तान को लेके, उसमें हमने देखा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ, रूलिंग एलीट उसमें शामिल है, इदारों का अपना किरदार बड़ा मशकूक रहा है। लेकिन सर फिर ये है कि अगर ये सारी की सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो फिर इसमें उम्मीद किधर है? या क्या ये सारे का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, या बज़ाहिर ऐसे लगता है लेकिन इसके अंदर भी एक पोटेंशियल और एक उम्मीद मौजूद है, क्योंकि अल्लाह का भी तो प्लान है ना। अल्लाह का जो प्लान है ना, वो मैंने आपको एक बात बताई ना कि आजकल वो देखना ये चाहिए कि अल्लाह का प्लान रूबा अमल कैसे आता है। वो अब लीडरशिप से रूबा अमल नहीं आता। ये आज का वो दौर है जिसे ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, ठीक है। ये खबर, आप एक बात को सोचें, खबरें क्यों दबाई जा रही हैं? लोगों में अवेयरनेस, आवाम तक ना लोगों को पता चले। क्यों? कि लोग हमारी तरह बेगैरत नहीं है, लोग रिएक्ट करेंगे, पब्लिक प्रेशर हमारे ऊपर आएगा, इनको खबर ना होने दो, इनको अंधेरे में रखो। इसका मतलब ये है अवाम मरी हुई नहीं है, इनको रोटी पानी के चक्कर में रखो, बिजली महंगी वो भी रखो। है सर, लेकिन एक बात है ना, सब इसके बावजूद खबरें तो नहीं दी जा रही ना आपको। ये मज़र है इस बात का। यार अभी जो पिछले दिनों जो गैलप सर्वे हुआ है सर, इन हालात में, यानी ये सारी कुचलने के बाद, ये महंगाई के बाद, अब पूछा ये जा रहा है कि अब अगर पाकिस्तान पे हमला हो जाता है तो आप लड़ने के लिए तैयार हो? इसमें भी 96% जिनसे पूछा गया है, जितने लोगों तक पहुंचा गया है, अब ज़ाहिर है वो देहाती नहीं होंगे, शहरी ही होंगे, और शहरी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो सेटल्ड होने की वजह से वो खोगरे वो सहूलियात होते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ कम। लेकिन 96% ने कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। आप इस जो भी यानी जब आप उम्मीद की बात करेंगे ना, जब कुदरत के मंसूबों को देखेंगे, तो अगर आपकी तरफ कोई खैर अल्लाह ने रखी हुई है तो आपके लिए जो कुछ भी हो रहा होता है वो खैर ही हो रहा होता है। इस महंगाई में, इस जो भी तकलीफ़ और मुश्किल और मशक्क़त है, इसमें भी खैर ये है कि अगर आपको वो सारी सहूलियात आवाम को भी मिल गई होती जो आपकी इलीट के पास है, तो वो भी इलीट ही की तरह दुनियादार होके, खूगर शहर होके, खूगर जो है ना वो लज्जात होके, तो उसकी भी जो है ना वो कहें हो चुकी होती है, उसकी खुद ही मर चुकी होती है। लेकिन चूंकि वहाँ पे
फ़क्र है, फाका है, तंगदस्ती है, तो एक बड़ी तादाद तो रोटी के चक्कर में बस उधर ही वो हो गई है, लेकिन एक बड़ी तादाद वो भी है इसी आवाम के अंदर कि जिसकी उस वजह से नहीं, फ़क्र व फाके की वजह से उसके अंदर एक खुदी भी है, एक गैरत भी है, और उसी गैरत के मज़ाहिर होते हैं ना सर। 96% आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। उसी गैरत का मज़हर होता है कि जब आप नब्ज़ लेते हैं कि तो रसालत के मामले में इनका मामला कैसा है, हमेशा पॉजिटिव आती है कि अभी जूं का तुम है। यानी ये सारे इकदाम के बावजूद भी कोई मुमताज़ कादरी उठ के किसी गवर्नर को डज कर देता है। तकलीफ बहुत होती है आपको कि भाई ये कानून हाथ में आ गया, ये हो गया, वो हो गया। हम भी नहीं समझते कि भाई ये कानून हाथ में आना चाहिए, लेकिन उस स्ट्रेटजी के लेवल पे जब आप देखते हैं या तकदीर के लेवल पे आप देखें, तशरीह के लेवल पे ठीक है उसे हैंग किया जाएगा, लेकिन तकदीर के लेवल पे आप देखेंगे तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। और ये मतलब वो अवाम की ज़िंदगी की अलामत है ये कि ना रूह मोहम्मद अंदर से निकली है, ना खुद ही मरी है। तो ये आपका अच्छा कौम आपकी कैसी है, यानी ये कोई गई गुजरी कौम नहीं है, ये बहुत पोटेंशियल वाली कौम है, बड़ी समझदार कौम है, बड़ी यानी इसके कैपेबल कौम है। इसको सही रहनुमाई मिल जाए तो आज भी ये दुनिया की इमामत के काबिल कौम है, ये भी आपका पोटेंशियल है। उससे आगे ये देखें कि ये जो कुछ भी जैसे अभी हमने सारा डिस्कस किया ना, सारा मैनिपुलेट होता है। यानी इन तमाम तर मफादात के बावजूद भी अभी भी बतौर इदारा आप किसी भी इदारे के बारे में, पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, फौज हो, किसी के बारे में या इवन सहाफ़त हो, आप ये नहीं कह सकते कि पूरा इदारा बहसियत मजमूई जो है ना वो उस रुख पे चला गया है। उसको कैप किया जाता है, उसके ऊपर ऐसे ला के जो लोग बैठाए जाते हैं जिनके बारे में लोग हुस्न ज़न का शिकार होते हैं कि यार ये तो दुनिया में हमेशा ये कभी भी नहीं हुआ कि लीडर ने अपनी कौम को धोखा दिया हो। यह तारीख है, ये हमारे दौर का ये एक यानी दजल है कि लीडर धोखेबाज होता है। अभी ये अवेयरनेस नहीं आई है कि लीडर भी धोखा देता है, राहबर भी राहजन हो सकता है। हाँ, राहबर भी राहजन हो सकता है, बाढ़ भी खेत को खा सकती है। अभी ये अवेयरनेस नहीं आई है, लिहाजा लोग अपने लीडर के बारे में हुस्न ज़न का शिकार होते हैं और उस हुस्न ज़न की वजह से ये सारी मैनिपुलेशन हो जाती है। तो इसी से तो बचने के लिए खबरें नहीं आम की जा रही। जब हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम की मतलब सिर्फ आवाम नहीं होती, इदारों के अंदर भी तो आवाम होती है ना। ये इदारे आसमान से तो नहीं उतरे होते, इसी आवाम से निकल के बने होते हैं और उसका इम्पैक्ट इदारों के अंदर भी आता है। तो यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी खैर नहीं है, बिल्कुल ये कौम मरने के काबिल हो गई है, इसके अंदर कोई खैर का एलिमेंट नहीं है। बाकी सारे मुसलमान दुनिया के मुकाबले में यहाँ खैर का एलिमेंट ज़्यादा है। एक बात, ये एक तारीख़ है हमारी 400 साल की, जिसके अंदर हमें कुदरत के भी इशारे मिलते हैं। कभी इस पर भी बात कर लेंगे कि यहाँ से वो खैर निकलेगा जो सारी दुनिया में फैलेगा। ये जो सारी अभी जो खलबली मची है और अभी ये बहुत जिसे हमने कहा आग व खून का दरिया है जो उबूर करके जाना है, और आगे वो फिर एक उम्मीद की किरण वाला दौर भी आना है। खोल के आंख मेरी आईने अफकार में आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर देख। तो इसके एतबार से भी ये बात जानें कि इसके लिए चेंज ऑफ रजीम बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जो हमने चेंज ऑफ रजीम देखी है वो मैनिपुलेटेड है, कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल्ड है, ठीक है ना। वो हुक्मरान की साहिरी है, ख्वाब से ज़रा बेदार होता है महकूम मगर फिर उसको सुला देती है हुक्मरान की शायरी। ये हुक्मरान की शायरी है। अब जेन्युइन लीडरशिप चेंज का दौर आने वाला है जिसमें आपकी ये सारे रजीम ने भागना है, इसीलिए उनके पैसे पहले ही से बाहर रखे हुए हैं। उसके लिए कोई ना कोई तो ये सारा उखाड़ बिछाड़ होगी ना, कोई तो आंसलाट आएगी ना जिसमें उनको अपना मुस्तकबिल यहाँ पे तारीख नज़र आएगा, तो वो कहीं इधर उधर दौड़े लगाएंगे। अब उसके बाद सर्वाइवल का जब मसला आएगा, इज्तिमाइयत को सर्वाइवल, तो एक नई लीडरशिप आवाम से जेन्युइन नेचुरल लीडरशिप जो है ना वो इमर्ज करके सामने आएगी, और ये मैदान जंग में सामने आएगी, ये ड्राइंग रूम में नहीं आएगी। और मैदान जंग का मतलब ये है कि जब आपको मौत के लाले पड़े हुए, कश्मकश का दौर है, ये जेन्युइन लीडरशिप होती है। ये तालूत होता है और इसके पास माल की वसत नहीं होती है, इसके पास इल्म और जिस्म होता है और खुलूस और इखलास होता है। ये ऐन मैदान जंग में ये लीडरशिप आती है। दाऊद अलैहिस्सलाम अचानक आके वो एक डिसाइसिव उन्होंने वो काम करे, हाँ जी, अचानक आए, वो उस लश्कर का हिस्सा भी नहीं थे। तो ये मेरे अगर आप कुदरत के ग्रेटर प्लान के एतबार से देखें तो ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो बरमन की सोच है, ये बहुत अकलियत है, महदूद है,
ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट डाउन होगी। आपके पास जो तौहीद का नज़रिया है ये बहुत एक मजबूत नज़रिया है, बहुत मुस्तहकम नज़रिया है, ये पूरे हिंदुस्तान को मुत्तहिद कर सकता है, ठीक है, ये उसके पोटेंशियल है। लेकिन इसके पास इसको अमली सूरत देने के लिए अभी हमारे पास कोई उस तरह का सेटअप नहीं है। ये इसी प्रोसेस के नतीजे में बनेगा एक नई, यानी ये वो जैसे 40 साल दौर था ना बनी इसराइल का, तो जिसमें बिल्कुल ज़मीन पे लगा के फिर खाक के अंदर से एक नया शरारा जो है ना उसको एक आतिश ज्वाला बनाया जाता है, करेंगे अहले नज़र नई बस्ती आबाद होगी। तो अब हम उस नई बस्ती आबाद करने की ये प्रोसेस है असल में, और ज़ाहिर है इसमें फिर क्या है कि तखरीब जुनू के पर्दे में तामीर गुलिस्तां होते हैं, तो ये एकदम तो नहीं होगा ना, इसमें कुछ ना कुछ आपको कड़वे घूंट, और ज़ाहिर है जो एक वर्ल्ड लेवल की लीडरशिप भी पैदा होती है ना वो मारे खाए बगैर नहीं पैदा हो सकती। जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। तो ये असल में दौर जो है ना जिगर खूं होने का दौर है। इसमें अब उम्मीद को कायम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो मराइल आएंगे, मा वादनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, जैसे गज़वा अहज़ाब हो गया, ये अब मराइल आएंगे। इन मराइल में जो थुड़दिले होंगे, जो कमज़ोर होंगे, जो 2 नंबर होंगे, जो वो किरदार के पुख्ता नहीं होंगे, ये पर्जिंग का दौर है असल में ना। कुछ मरेंगे, कुछ बाहर जाएंगे, कुछ क्या होगा, तो खित्ता यही है सर। इसमें यानी हम में से बहुत से लोगों के लिए मौका होगा कि वो बाहर निकल जाएं और लोग निकलने की कोशिश भी करेंगे। सियाने तो अभी से ही वो मतलब वो और तो और पिछले दिनों किसी का एक व्लॉग भी था, उन्होंने कहा यार ये मुल्क छोड़ो भागो, ठीक है ना, यानी ये बात अब बाकायदा आ गई। तो लेकिन पीछे कौन रहेगा जिसको इस इलाके से वो उम्मीद वाबस्ता है। आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। और ये जो सारा बना है बता रही है जुल्मत शब के सुबह नज़दीक आ रही है। जो इस उम्मीद पे यहाँ पे वो होगा वो यहाँ टिकेगा, यही फिर कायम बाकी वो बचेगा जिसको वो कहा ना कि इस दौर में सब मर जाएंगे, हाँ बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। तो ये असल में कुदरत के अपने खेल होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती हैं, और उसको हम अपने उस छोटी वो जो है ना विजन उसमें नहीं हमारे समाता, इसलिए हम ज़रा इज़्तिराब का शिकार हो जाते हैं ज़रा थोड़ा। तो बहरहाल हमारी ज़िंदगी जो भी है मिशन पे होनी चाहिए, सीधे रास्ते पे होनी चाहिए। उसमें जिस मरहले पे भी हमारी जान चली जाती है तो जानी तो है ही है, ठीक है ना, घर में भी जाएगी, मैदान अमल में भी जाएगी, जानी तो है ही। तो वला इन कुतिल तुम फ़ी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। जी के जो जमा कर लोगे उससे वो बेहतर है आपको सीधे रास्ते पे मौत आ जाए। तो बंदा मोमिन की सोच तो यूँ होनी चाहिए। तो उम्मीदें भी बहुत हैं, इस पर हम फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे, उम्मीद वाली बात पे भी करेंगे, ज़रूरत है उस पर भी बात करने की। और ताकि हर सतह पे भी जो इस तरह के लोग हैं जो अपने आप को मफादात से बुलंद रख कर सोचें, तो जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है के उसूल पर वो फिर इधर टिक के काम करें, भाग के किधर जाएंगे। मगरब में, यूरोप में ये अभी एक आपको पनागा नज़र आ रही है, वहाँ पे भी एक बीजेपी तर्ज की मूवमेंट पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। और जॉनसन का आपने हवाला, बोरिस जॉनसन का आपने हवाला दिया, ट्रंप क्या चीज़ थी, जो तो अभी आर्जी, जैसे एक दफ़ा बीजेपी के बाद कांग्रेस वापस आ गई थी, ये अमेरिका में एक आर्जी सेटअप आया है बाइडन का, जो वहाँ पर जो इस वक्त जो डायनेमिक्स हैं उसमें वापस या तो ट्रंप खुद आएगा या कोई और वहाँ पे जो है ना वो बाल ठाकरे आएगा। या भी हैरत की बात है कि बाइडन ने आके बीजेपी गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे टाइज, तो वो तो माली मुफाद, वो तो सारी ओवरऑल उनका वो जो ग्रेट स्कीम होती है उसमें तो सबको एडजस्ट करना होता है। तो इस एतबार से वहाँ पे भी जो वाइट सुप्रीमेसी की तहरीक है उसने मुसलमानों और यहूदियों के साथ बहुत बुरा करना है। और इसकी यानी वो हदीस में भी है, एक वक्त आएगा अरब यूरोप में कत्ल हो जाएंगे, रूम में अरब कत्ल, ये नहीं कहा मुसलमान, यानी आप अल्फाज का अंदाज़ा लगाएं ना, अरब कत्ल कर दिए जाएंगे। तो अब वो आपको चीज़ नज़र आ रही है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है, कौन यहूदी है, अरब है, मतलब वो सेमेटिक है, वो चूँकि वाइट नहीं है लिहाजा उनके ख़िलाफ़ वो नफ़रत वहाँ पे मौजूद है। न्यूजीलैंड में यही वाक़या हुआ था।
तो वहाँ पे भी इनके लिए खैर नहीं है जो भाग के जा रहे हैं, आखिर में तो यही होना है। और यहूदियों को भी वहाँ से निकलना पड़ेगा। जे ना बेकुम लफीफ़ा, लपेट के हम आपको वापस लाएंगे, तो वहाँ रहना मुश्किल होगा, तो वापस फ़लस्तीन में आएंगे। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो हमारा पोटेंशियल भी है, हमारे जज्बा भी है, सब कुछ है, लीडरशिप का मसला है। तो वो अब उस चेंज के प्रोसेस में हम पढ़ चुके हुए हैं। नेचुरल चेंज बहुत तकलीफदेह होती है। आप अगर एक प्लान के तहत चेंज कर लेते हैं तो वो बहुत सहूलत से हो जाती है, ट्रांसफार्मेशन हो जाती है, इलाज बिल-ग़िज़ा होता है। वो नहीं तो फिर सर्जरी होती है, और कुदरत की सर्जरी बहुत ज़ालिमाना होती है। अल्लाह के लिए तो ये कोई नहीं कितने मर गए कितने जी गए, खून 100,000 अंजुम से होती है, क्या है, सहर पैदा। तो वो उस प्रोसेस में हम आ गए। सही, जो उम्मीद की आपने बात की, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर, आप ही बात करते हैं कि खज़र ने वो जो दीवार सीधी की, जो बच्चों का जो ख़जाना ज़मीन दीवार के नीचे मौजूद था। सर, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें और तूल अर्ज़ में पाकिस्तान के थोड़ा सा ट्रैवल करें तो इतना पोटेंशियल नज़र आता है। एक तो सर जैसे बताया कि आइडियोलॉजिकल असास हमारी इतनी रिच है कि शायद इसका कंपैरिजन कोई नहीं है। दूसरी तरफ सर हम अगर अपना मिलिट्री पोटेंशियल देखें, सारी मसाइल, सारी कमज़ोरियों, सारी बेरारवी के बावजूद भी तो उस पोटेंशियल को तो नहीं डिनाई किया जा सकता जो अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को मिला। लेकिन सर उससे ज़्यादा ये कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो जिस तरह अभी ये सीपेक का प्रोजेक्ट है, जिस तरह वो इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जितना मादनी वसाइल दिए हैं, जितने आपके पास नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो सर ये जो वाकई ये जो एक मायूसी का एक पूरा एक माहौल बनाया हुआ है ना, असल में तो ये झाग नज़र आती है। हकीकतन जो पोटेंशियल है वो बहुत ब्राइट है। बात यह है कि आवाम को इस सतह के ऊपर ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि सिर्फ इस लीडरशिप कराने की ज़रूरत है, बल्कि कराने की ज़रूरत है कि इस लीडरशिप के फुकदान या इनके करतूतों के पीछे अपने आप को डिमोरलाइज ना करें। ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन बहुत ब्राइट है और उसी में शायद खैर भी। तो काम अपने आज हमने वक्त तो बहुत ज़्यादा ले लिया। ये जो डिस्कशन हमने शुरू किया इसकी अहमियत बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा है, कोई शक नहीं है। तो क्यों ना फिर हम अगली अपनी जो नशिस्त है वो इसी मौजू पर रख लें।